दर्शकों, महाराष्ट्र में दोनों डेप्यूटी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार, दोनों को चेतावनी दी गई है। अब इन दोनों डेप्यूटी सीएम को महाराष्ट्र में कौन चेतावनी दे सकता है? तो आपको बता दें कि उनको ये चेतावनी शरद पवार गुट से आई है। अब चेतावनी किस लिए आई है? कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और कुछ ऐसा बोल गए, जिसके बाद उस एक शब्द को शरद पवार की एनसीपी ने पकड़ लिया और उसको लेकर के दोनों डिप्टी सीएम को चेतावनी तक दे डाली। आखिर पूरा माजरा क्या है? क्या देवेंद्र फडणवीस ऐसा बोल गए, उनकी जुबान से निकल गया या जानबूझ के उन्होंने बोला, और कैसे शरद पवार गुट ने इसको हाथों हाथ लिया और दोनों डिप्टी सीएम को क्या कहकर चेतावनी दी, ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, तमाम सियासी दल दांव पेच जो है वो आजमाने लगी है। और आपको पता ही है कि चुनाव जब धीरे धीरे चढ़ने लगता है तो सोशल मीडिया पर वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। और इसी कड़ी में इन दिनों बीजेपी और शरद पवार की जो एनसीपी है, शरद गुट, उनके बीच में काफी ज्यादा नोक झोंक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने अभी एक डेढ़ दिन पहले बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा किया कि बीएमसी चुनाव में इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। ये अपने कार्यकर्ताओं को देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। और विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि जनता ने हमें भरोसा दिलाया है और आने वाले समय में हमारी पार्टी और भी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और जो मेयर है, मेयर जो है वो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। और इसके लिए खबर ये भी है कि शायद उन्होंने ये भी कहा है कि कोई साथ आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है और इसमें उनको पूरा विश्वास है। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये बात कह रहे थे। जैसे उन्होंने ये बात कही, शरद पवार की एनसीपी ने ये बयान एकनाथ शिंदे और अजित पवार से पूछा कि क्या ये जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मेयर जो है उनकी पार्टी से बनने जा रहा है, चाहे कोई साथ आए ना आए, इस पर अब भाई और दादा क्या कहेंगे। भाई दादा मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार को वो कह के बुला रहे हैं कि भाई दादा आप क्या कहेंगे, क्या अपने स्वाभिमान से समझौता करेंगे या फिर स्वाभिमान से लेकर के इसके खिलाफ कुछ लड़ाई लड़ेंगे या बीजेपी के पीछे ही रहेंगे, जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। तो शब्दों का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो सियासी चाल है वो शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। और शरद पवार की एनसीपी जो है वो लगातार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी से सवाल पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो झलक है कि बीजेपी जो है वो आने वाले समय में महाराष्ट्र पर जिस तरीके से वो काम कर रही है, उनका तो यही तरीका है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के रहा जाए ताकि अन्य पार्टियों के साथ नेगोशिएशन या बार्गेनिंग ना करना पड़े। जो सिरदर्दी बीजेपी को झेलनी पड़ती है वो नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस जो है वो नागपुर से है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर आपको पता ही है कि किस तरीके से आरएसएस काम करता है। अब ऐसे में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी भी मजबूत नहीं होती है तो फिर बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है। दरअसल कहानी ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब झटका लगा था बीजेपी को, जब महाविकास अघाड़ी जो है उन्होंने बीजेपी या पूरी महायुति को कहिए जो लोकसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त दी थी, 48 लोकसभा सीटों में से मात्र 17 सीटें जो है वो महायुति को मिली थी। 17 सीटें तीनों दल मिला करके, वही 30 से ज्यादा सीटें महाविकास अघाड़ी लेके गई थी। तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था और उम्मीदों के मुताबिक नहीं था ये रिजल्ट, क्योंकि जिस तरीके से हवा बनाया जा रहा था, पिछले कुछ रिजल्ट देख लें, चाहे वो 2019 की बात हो, 2014 की बात हो, बीजेपी को ये यकीन था कि 40 पार कर जाएंगे हम लोग, 48 में से 40 पार सीटें वो जीतेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी जो अंदाजा था वो बिल्कुल धाराशायी हो गया और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा। फिर विधानसभा चुनाव आते आते आपको पता ही है कि किस तरीके से गणित चला गया, लाडली बहन योजना हो या अन्य कारण हो। लेकिन विपक्ष ही लगातार आरोप लगाता रहा कि इतना बड़ा फेरबदल हो कैसे गया। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए, बहुत सारी बातें हुई। बीजेपी ये कहती रही कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम कोरोना नहीं रोते, हम जीतते हैं तो ईवीएम की प्रॉब्लम होती है। और कई सारे सबूत, प्रूफ जो है वो शरद पवार के एनसीपी की तरफ से दिखाए भी गए थे, जैसा कि नेताओं ने दावा किया। उसके बाद हमने देखा कि संजय राउत हो, चाहे सुप्रिया सुले हो या राहुल गांधी हो, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे। अभी अभी 10-15 दिन पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां भी महाराष्ट्र के चुनाव का मुद्दा उठा था। तो अब विपक्ष ये भी कहने लगा है कि क्या ये जो वोटों की चोरी हो रही है, ये जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है, क्या इसी की वजह से ये जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेताओं के बीच में बैठ करके जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है कि कोई साथ आए ना आए लेकिन हमें मालूम है कि हम जीतने वाले हैं? क्या है इस कॉन्फिडेंस का राज? ये बात रोहित पवार जो है, शरद पवार की एनसीपी के नेता, वो उठाने शुरू कर दिए हैं।
अब इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बार-बार ये बातें उठती हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा दोनों के बीच में 3 सवा 3 महीने का फर्क था। 3 सवा 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 48 में से मात्र 17 सीट जीतने वाली जो महायुति, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी आते हैं, वो उसमें से बीजेपी अकेले 288 विधानसभा सीटें में से 132-33 सीट जीत जाती है। और तो और एकनाथ शिंदे 57 सीट और अजित पवार 44 की 42 सीट जीत के निकल जाते हैं। और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, जिन्होंने 48 में से 30 सीटों से ज्यादा जीता था, वो सब मिला करके भी 40-45 का आंकड़ा नहीं छू पाते। तो ये जो आंकड़े थे ये गले से उतरने वाले नहीं लगते थे। बहुत सारे लोग चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शरद पवार की एनसीपी अपने ही गढ़ में कई जगह पर हार गई। उद्धव ठाकरे, कोंकण का इलाका मजबूत माना जाता है, वहां से वो उनकी सीटें हाथ से निकल गई। तो बहुत सारे चौंकाने वाले रिजल्ट है। और इस बार के बीएमसी चुनाव को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस ये दावे करते हैं कि हम जीतने वाले हैं, बड़ी पार्टी बन के उभर के हम आने वाले हैं, हमको पूरा भरोसा है, मेयर हमारा बनेगा, इन्हीं चीजों को लेकर के अब रोहित पवार पूछ रहे हैं कि आखिर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। क्या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ दावे में कुछ चीजें हैं सच्चाई के करीब, क्या इसी वजह से हो रहा है? अब ये तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। जानकारी ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो लड़ाई है बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच, ये चुनावों से पहले की सरगर्मियां है। एक तरफ बीजेपी जो है ऐसे बयान दे करके या इस तरीके से दबाव बना करके या कहीं इस तरह की राजनीति करके अपने जो समीकरण है उन समीकरण को बदल कर अपने आप को मजबूत पार्टी के तौर पर पेश करना चाहती है महाराष्ट्र की सियासत में। जो मौजूदा समीकरण है उस समीकरण को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर इस बार के समीकरण वो भी बदलना चाहती है। और इस बार के गठबंधन में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शरद पवार की एनसीपी कहीं ना कहीं आगे थोड़ा लीड लेना चाहती है इस बार। तो ये भी देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है आमने सामने खड़ी हो गई हैं और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रहा है। ये पहली बार नहीं है कि रोहित पवार बीजेपी पर हमलावर हुए। इससे पहले भी आप देखिए कि बीजेपी का एक मामला जिसमें आया था, इसमें कंपनी से उन्होंने 519 करोड़ का चंदा लिया था और बाद में मालूम चला कि उसी कंपनी का 95 करोड़ माफ कर दिया गया। इस बात को लेकर भी रोहित पवार बीजेपी पे हमलावर थे। उन्होंने कहा कि मैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, मैं तो सारे सबूत दिखाए हैं, उसके बाद भी बीजेपी क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही। अब बीजेपी के तमाम नेता, चंद्रशेखर बावनकुले हैं, कई सारे राजस्व मंत्री हैं, वो तो कई सारे नेताओं ने कहा कि आप सदन में बात पूछिए, विधान सभा में आइए, वहां पर आप सवाल पूछिए, वहां पर हम आप जवाब देंगे, ये तो सियासत हो रही है। तो बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ा। हालांकि जो रोहित पवार हैं वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है। इसलिए कहा जा रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर शरद पवार की एनसीपी की तरफ से ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं जिससे बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचे और शायद कोई लेना देना। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि 519 करोड़ का चंदा कोई छोटी बात नहीं है। और बदले में उसी कंपनी का 95 करोड़ माफ कर देना, ये भी कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि पैसा जनता का है, किसी के जेब से नहीं जा रहा है। कोई नेता जेब से नहीं दे रहा, जेब से देता तो अलग बात थी, पर बात जहां जनता की पैसे की आती है वहां जांच तो एक एक पाई की होनी चाहिए। अब रोहित पवार और बीजेपी आमने सामने है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सियासत जो है अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, तेज होती चली जाएगी, बयानात में तलखियां और तीखापन बढ़ता जाएगा। पर जो भी अपडेट है वो हम अब तक लेके आते रहेंगे। जैसे कि हम लगातार कहते हैं कि 4 PM महाराष्ट्र पे महाराष्ट्र की हर वो खबर जो आपको जाननी जरूरी है वो हम आपके लेकर के आते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।